चलो यहां से पढ़ना है, थोड़ा 2 मिनट आप लोग रिलैक्स हो लो, 2 मिनट हम रिलैक्स हो लें, इसके बाद हम अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। अब नोट्स नहीं मिलाएंगे, नोट्स बंद रहने दो अभी। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं
अम्ल एवं क्षार, आपको लग रहा होगा ये अध्याय बहुत बड़ा है या ये टॉपिक बड़ा है, नहीं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसकी 50% जानकारी तो ऑलरेडी हमें है। जैसे हमें पता है कि अम्ल अधातुओं की तरह व्यवहार करते हैं, हाँ या ना। अब अम्ल अलग हैं, क्षार अलग हैं, तो अम्ल और क्षार मिलकर के लवण बनाते हैं, और इनकी जो माप होती है वो की जाती है पीएच मान से, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उनमें हाइड्रोजन परमाणु कितने उपस्थित हैं इससे पता किया जाता है, और इसका जो बैलेंस है वो है 7। ना तो 7 से ज्यादा होना चाहिए, ना 7 से, अगर 7 है तो वो उदासीन है, ना अम्ल है, ना। अगर उस विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से ज्यादा है तो। लेकिन अब देखिए, यहां पर कई सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग, किसी ने हाइड्रोजन आयन दान देने के आधार पर अम्लों को डिफाइन किया है, तो किसी ने OH के आधार पर क्षारों को डिफाइन किया है। लेकिन कई सारे अम्लोक्षार ऐसे होते हैं कि जिनमें H+ आयन नहीं होता, या कई क्षार ऐसे होते हैं जिनमें OH नहीं होता। तो अब वो बारीक चीजें थोड़ी सी हमें पढ़ना है। एक बात और, एक पेपर की बात आई कि लिटमस, एक लिटमस पेपर की बात आई। ये लिटमस पेपर है क्या? ये लिटमस पेपर समुद्री घास से बनाया हुआ एक कागज है। अरे क्लियर है? और ये 2 तरीके का होता है, लाल और नीला। लाल और, अरे क्लियर है? ये कागज जब लाल को हम डुबोते हैं और ये नीला हो जाए तो ये अलग शो करता है, और अगर नीले कागज को डुबोएं और लाल हो जाए तो ये अलग शो करता है। अरे क्लियर है? खास तौर पर अम्ल इसे लाल कर देता है, अम्ल से, और क्षार इसे नीला कर देता है। ओके, यानी अम्ल नीले को लाल कर देगा और क्षार, अरे क्लियर है? अब बताइए कहीं कुछ बचा है क्या? अब थोड़ा बारीकी से, जहां बात बारीक आएगी वहां पर हम थोड़ा सा रोकेंगे। देखिए, सभी रासायनिक यौगिक को उनकी विशिष्ट गुणधर्मों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, या तो वो अम्ल होंगे, या वो क्षार होंगे, या वो लवण। बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, लवण, सॉरी, अम्ल और क्षार, और ये दोनों डिफ्यूज हो जाते हैं तो बन जाते हैं लवण। ओके, अब देखिए जहां बारीक बात आएगी हम केवल वहां पर थोड़ा सा रुकेंगे। अम्ल, अब सुनिएगा जरा, ये सब फॉर्मेलिटीज है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ये सब। अम्ल वह रासायनिक यौगिक अथवा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है। ओके, अब हाइड्रोजन आयन कह लें, जैसे HCl, ये क्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन दान हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो एक परिभाषा बन गई, एक परिभाषा बन गई कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान, या तो हम ये कह लें कि प्रोटॉन दान करते हैं, या उसी को कह लें कि हाइड्रोजन आयन दान करते हैं। देखे, त्याग करता है, देता है, तो उल्टा क्षार की क्रिया भी क्लियर हो गई। अब जो ग्रहण करेगा वो क्षार कहलाएगा, जो ग्रहण करेगा वो, नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो क्षार ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो कहलाएंगे क्या? क्षार। परिभाषा बतौर, अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बताइए प्रोटॉन कौन दान करता है, हम कहेंगे अम्ल दान करता है। हम कहेंगे बताइए प्रोटॉन, सॉरी, कौन ग्रहण करता है, हाइड्रोजन आयन कौन ग्रहण करता है? क्षार ग्रहण। उल्टा, H+ का उल्टा होता OH-, हाइड्रोक्सिल आयन, आयन OH।
H प्लस का उल्टा होता है OH माइनस, H प्लस उल्टा OH माइनस। अब देखना, हमने कहा अम्ल इसे देता है, तो अम्ल इसे लेता है। नहीं आ रही बात सुन, यानी या तो एक परिभाषा आप कह सकते हो कि ऐसे पदार्थ जो H प्लस आयन त्याग करते हैं वो अम्ल है, या दूसरी परिभाषा आप कह सकते हो ऐसे पदार्थ जो OH माइनस ग्रहण करते हैं वो अम्ल है। क्या है वो? कोई दिक्कत? उल्टा क्षार की परिभाषा कोई कह दे, अभी हमने कहा था कि H प्लस आयन एक्सेप्ट करते हैं वो क्षार हैं, उल्टा कह दें जो OH माइनस आयन त्याग करते हैं वो क्षार है। कोई डाउट? अरे कोई डाउट है? वहीं के वहीं घुमा फिरा कर H प्लस आयन या OH माइनस आयन जो त्यागेगा वो अम्ल है, जो एक्सेप्ट करेगा वो क्षार, जो त्यागेगा वो क्षार है, जो एक्सेप्ट करेगा वो अम्ल है। कोई डाउट? पेपर में आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अधिकांश अम्लों में विस्थापन। हाँ, एक बात और, वही चीज, प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन का त्याग, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण, फिर वही बात, अम्ल क्या है? अधातु। अब ये रटना नहीं है, अम्ल अधातु स्वभाव का होता है, और ये तुम रटते आ रहे कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं जबकि धातुएं, याद है? तो तीन प्रकार से, या तो H प्लस के हिसाब से परिभाषा बताओ, या OH माइनस के हिसाब से परिभाषा बताओ, या इलेक्ट्रॉन के हिसाब से परिभाषा बताओ। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो अम्ल है क्योंकि अधातु है, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो क्षार है। कोई डाउट? जितना आपके पेपर में आना है कंपटीशन में वो हम पढ़ा रहे हैं, हम आपको डीप केमिस्ट्री में नहीं ले जा रहे। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, चलिए ठीक है, जो मुक्त होकर जल में धनायन एवं ऋणायन का निर्माण करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, किया नीले को, और क्षार क्या करेगा? कोई डाउट है? प्रमुख अम्लों के उदाहरण, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ओके, अम्लों के प्रकार स्रोत के आधार पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर, कार्बनिक अम्ल, अकार्बन, जिनमें कार्बन है वो कार्बनिक अम्ल, जिनमें कार्बन नहीं है, अरे क्लियर है, जिनमें ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन, जिनमें ऑक्सीजन नहीं है वो हाइड्रा अम्ल। जैसे HCl, HCl में कहीं ऑक्सीजन, हम कहेंगे ये हाइड्रा अम्ल है, लेकिन वहीं कहते हैं H2SO4, लिखिए H2SO4, H2SO4 ये ऑक्सी अम्ल है क्योंकि यहां पर क्या है? ऑक्सी। चलो रहने दो बेटा, अब जितने में निकालोगे तो अम्ल बदल जाएगा। देखे, ये कोई क्लासिफिकेशन है नहीं, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है, तो सीधे जिनमें ऑक्सीजन दिख जाए वो ऑक्सी है। कोई कहते निम्न में से बताओ कौन सा कार्बनिक अम्ल है, जिनमें कार्बन दिख जाए वो, अरे क्लियर है? देखे, जैसे हमने कहा अम्लों के प्रकार हाइड्रोजन आयन के त्याग करने की क्षमता के आधार पर। अब फिर वही बात, अभी हमने कहा था, प्लीज सुनिए, हमने धातु और अधातु पढ़ी थी। सबसे अच्छी धातु कौन कही थी? जो तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग। कमजोर धातुएं कौन थी? जो बहुत बड़ी मुश्किल से त्याग। अब देखना, हमने अम्ल और क्षार, अम्ल H प्लस त्याग, एक्सेप्ट,
इलेक्ट्रॉन त्याग। अब कोई कहे प्रबल अम्ल क्या है, कोई कह दे। अब अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे दमदार अम्ल जिन्हें हम कहते हैं प्रबल अम्ल। आर क्लियर है? स्ट्रॉन्ग। आर क्लियर है? आपके हाथ पे गिर जाए तो पता चला फफोले पड़ जाए, ठीक है। तो अम्ल हमने कहा जो बहुत तेजी से त्याग करना, बहुत तेजी से एक्सेप्ट, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर, प्रबल अम्ल है। आर क्लियर है? बस देखो इन चीजों को हमने देखो आयन के त्यागने के आधार पर, जलीय विलयन की अम्ल की मात्रा के आधार पर। फिर वही बात, कई बार आप क्या करते हो, प्रबल अम्ल तो है उसमें आपने पानी मिला दिया, सो जैसे दूध है, दूध गाढ़ा है, अच्छा दूध है, लेकिन पानी मिला दिया, डाइल्यूट हो गया, यानी ये हो गया क्या, तनु, हाँ या ना। या फिर हो गया सांद्र, सांद्र यानी गाढ़ा होगा तो कॉन्सेंट्रेट। अरे क्लियर है? तो एक या तो प्रबल होगा या दुर्बल होगा, ये हो गया उसकी त्यागने या एक्सेप्ट करने की क्षमता पर, या पानी की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी अम्ल की क्रिया पानी से कराई जाती है, अम्ल की क्रिया याद रखिएगा, तो यहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे एक उदाहरण हम आपको बता दें, आपने जैसे देखा होगा चूने में आप पानी डालो, चूने में क्या डालो, पानी डालो तो ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। इसीलिए चूने पर पानी नहीं डाला जाता, पानी में चूना डाला जाता है। क्यों? ताकि पानी ज्यादा रहेगा, एक चूना डाला वो गर्म तो होगा, लेकिन पानी ठंडा है तो तुरंत ठंडा हो जाएगा, हाँ या ना। लेकिन अगर आपने चूने पर पानी डाल दिया तो वो छिटक कर आपके चेहरे पर गिर जाएगा, सही है। एक प्रकार से बम का काम करेगा। ऐसे ही जब आप अम्ल और पानी मिलाओ, क्या अम्ल और पानी मिलाओ, तो याद रखिएगा अम्ल में कभी पानी नहीं डाला जाता, क्योंकि अम्ल में जैसे ही पहली बूंद गिरेगी वो ऊष्मा के कारण बम बन जाएगी, बम की तरह कार्य करेगी। अरे क्लियर है? लेकिन अगर आप पानी में अम्ल डालोगे तो जैसे ही पहली बूंद गिरेगी ऊष्मा तो निकलेगी, लेकिन पानी ज्यादा है, उसे सोख लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अरे क्लियर है? परख नली नहीं चटक पाएगी, बोतल नहीं चटक पाएगी, आपको कोई खतरा नहीं होगा। याद रखिए, अम्ल में पानी नहीं मिलाया जाता, पानी में अम्ल मिलाया जाता है। ओके, ठीक। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। देखें, प्रबल अम्ल है, दुर्बल, अब इनको अलग से डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, तत्काल ये सारी क्रियाएं कर दें। प्रबल अम्ल है, ये इनको करने में दिक्कत हो तो दुर्बल अम्ल। अब यहां देख लो, सांद्र है या तनु है, पानी ज्यादा है, डाइल्यूट है। अरे क्लियर है? और नहीं तो कॉन्सेंट्रेट है। देखो कार्बनिक अम्ल, जिनमें कार्बन उपस्थित है, कार्बन अनिवार्य रूप से है, इन सब में जितने प्रकार के हमें पौधों से प्राप्त होने वाले अम्ल हैं, क्योंकि पौधे हो गए, जंतु हो गए, ये सारे कार्बन से बने हैं, इनसे जो अम्ल मिलेंगे वो पूरे के पूरे हमें मिलेंगे कार्बनिक अम्ल। जैसे साइट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, हाँ या ना। ये पौधों या जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं, और पौधे या जंतुओं के शरीर में चूंकि कार्बन है, इसलिए जितने अम्ल मिलेंगे, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, चींटियों में सुना होगा, ये लैक्टिक अम्ल हमारी थकान का कारण है। अरे क्लियर है? ये सारे के सारे कार्बनिक अम्ल हैं। कौन से हैं? देखो, अकार्बनिक अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं स्वतंत्र रूप में। देखो जरा, इन्हें अकार्बनिक खनिजों से प्राप्त किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह से प्राप्त। देखो जरा, सल्फ्यूरिक अम्ल, अब सल्फ्यूरिक अम्ल में कहीं कार्बन नहीं है, देखो H2SO4, कहीं कार्बन है क्या? HCl में कहीं कार्बन है क्या? अब हमने कल नाइट्रिक अम्ल पढ़ा था, HNO3, कहीं कार्बन है क्या? तो ये सारे अम्ल हैं अकार्बनिक। कौन से हैं? अरे क्लियर है? अच्छा, ऑक्सी और अनॉक्सी, ये ऑक्सी है, यहाँ ऑक्सीजन है ना, ये हाइड्रा अम्ल है,
हाइड्रोक्सी नहीं, ऑक्सी तो आना ही नहीं चाहिए। ये हाइड्रा अम्ल है, ये ऑक्सी अम्ल है। जहां ऑक्सीजन है वो ऑक्सी अम्ल है, जहां ऑक्सीजन नहीं है वो हाइड्रा अम्ल है। क्लियर है? अरे क्लियर है? कार्बन नहीं है, अकार्बनिक अम्ल कार्बन नहीं है। अब ये सी का कार्बन नहीं, ये क्लोरीन का कार्बन है। ओके, ठीक, आगे। अब देखें यहां पर अम्ल और कैसे प्राप्त हो रहे हैं, ये एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही है। क्लियर है? अभी देखो, हमने पढ़ा था, हमने गोला लगाया था कि ये कार्बनिक अम्ल है, ये लिखा था सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? C6H8O7। रटना नहीं है सूत्र, हमने केवल सूत्र इसके लिए लिखे ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ सर सिट्रिक एसिड में कार्बन है। ओके, इसे सिट्रिक कह दे या साइट्रिक कह दे? अब देखे, सिट्रिक एसिड में कार्बन है, यानी ये कार्बनिक अम्ल है। हमने फार्मिक अम्ल चींटियों से प्राप्त हुई बताएंगे। चींटी, बिच्छू आदि में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अरे क्लियर है? और हमने पढ़ा था एक लैक्टिक अम्ल, जिसके जमाव के कारण हमें थकान आती है, वो भी कार्बनिक। सीधी बात, जंतुओं में, पौधों में जमा होने वाले ज्यादातर अम्ल कैसे होंगे? कार्बन, क्योंकि हमारा शरीर ही कार्बन, कल नहीं बताया था, CHO। क्लियर है? इनमें बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो, साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, टमाटर। एक आया एसिटिक अम्ल, क्या आया? CH3COOH। अरे क्लियर है? कैसे मिलता है? फार्मिक अम्ल, जितनी प्रकार की मधुमक्खियां हैं, चींटियां हैं, ये कहीं बर्रे होते हैं, ततैया होती है, हाँ ना, इन ये जो काटती हैं और हमें जलन होने लगती है, दर्द होता है, उसका कारण ही फार्मिक अम्ल है। ओके, चलिए आगे देखते हैं लैक्टिक अम्ल, हाँ ना। अब देखिए, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण हमें थकान भी होती है, तो खास तौर पर ये दूध दही में भी पाया जाता है। ठीक है। एस्कार्बिक अम्ल, क्या कहा? ये एस्कार्बिक अम्ल ज्यादातर ध्यान रखना, जब विटामिन सी पढ़ाएंगे वहां पर मतलब खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। काय में? देखो, आंवला हो गया, ब्रोकली हो गया, और भी खट्टे पदार्थों में, सीधी बात। ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर, इमली, खास तौर पर अंगूर और में क्या पाया जाता है? हमें आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? टार्ट्रिक अम्ल अंगूर और इमली में, हाँ या ना? याद रखिएगा, एस्कार्बिक अम्ल नींबू जैसे या खट्टे पदार्थों में, फार्मिक अम्ल चींटियों में, और ये उसकी जाति के जितने कहीं बिच्छू हैं, कहीं बर्रे हैं, कहीं ततैया, इनमें पाए जाते हैं। अरे क्लियर है? एक बात और, एक आता बेंजोइक अम्ल, क्या आता है? ये घास में पाया जाता है। जब घास में पैदल चलते हैं तो कई बार आपने देखा होगा हमें खुजली होने लगती है, वो खुजली हमें उस बेंजोइक अम्ल के कारण ही होती है। देखते हैं, ऑक्सी अम्ल पालक, टमाटर। यूरिक अम्ल मूत्र में, यूरिक अम्ल कहां? मूत्र में, मूत्र में पाया जाता है यूरिक अम्ल। ओके, चलिए और देखते हैं। अब ये क्लियर हो गया यार, ऑक्सी अम्ल, कोई फालतू समय खराब तो नहीं करें। चलिए, हाइड्रा अम्ल नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया है? चलो पढ़ते रहिएगा। प्रबल अम्ल, जो सारी क्रियाएं जल्दी से प्रोटॉन त्याग दें, है ना। चलो, दुर्बल अम्ल, कोई दिक्कत नहीं है। सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, इनकी परिभाषाएं हमने लिख दी हैं। चलिए, अम्लों के प्रकार, मोनोप्रोड, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं पढ़ना। जिनने एक प्रोटॉन त्यागा, मोनो माने एक, पॉली माने बहुत से त्याग दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत डीप, जब साइंस वाले एग्जाम हम देते हैं तब वहां काम में आते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अम्ल धातु कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया, ये जनरल आप लोग पढ़ते रहिएगा। क्षारकों के साथ, सीधी बात है, अम्ल क्षारक के साथ क्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे, नहीं बना था। चलिए, इसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उदासीन। जब भी कोई अम्ल क्षार से क्रिया करेगा तो जो नया पदार्थ बनेगा वो उदासीन हो जाएगा।
ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके थे, ये आपको पता भी है। अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाने पर कॉपर क्लोराइड नामक, ये बहुत ज्यादा आपको केमिस्ट्री एकदम डीप नहीं पढ़ना है। अब देखो अम्ल के उपयोग, एसिडिक अम्ल के उपयोग। अब एसिडिक अम्ल देखो आचार बनाने में, सलाद बनाने में जनरल। साइट्रिक अम्ल ये चमकदार नमक के साथ, ठीक है। खासतौर सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखो एक्वरेजिया बनाने में। देखो हमने बताया था एक्वरेजिया कैसे बना रहे थे हमने कहा था HCl प्लस HNO3, हाँ ना, ये 3 अनुपात और ये 1 अनुपात, नहीं बताया था। और इसे कहा था अम्लराज। क्या कहा था? जबकि रसायन का राजा H2SO। बोरिक एसिड ये सब छोड़ दीजिए, कोई इनमें से, हाँ क्षारक, सारी चीजें अपोजिट। अपन ने कहा था जो प्रोटॉन दान करे वो अम्ल है, जो प्रोटॉन ग्रहण करें वो कहा था। फिर उल्टा, जो OH माइनस दान करें वो क्षार है, नहीं कहा था। जो OH माइनस आयन ग्रहण करें वो अम्ल है, जो इलेक्ट्रॉन दान करें वो अम्ल है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वो अम्ल है, जो इलेक्ट्रॉन दान करे वो क्षार, नहीं कहा था। फिर वही बात, लिटमस, नहीं कहा था। जो लिटमस लाल को नीला कर दे वो क्षार है, कहा था। ठीक, वही सारी चीजें लिखी हैं क्षारकों के उदाहरण। फिर देखो NH4OH, देखो OH डोनेट करेगा, NaOH, OH डोनेट करेगा, KOH, OH डोनेट करेगा, क्योंकि इसके बाद OH है तो OH ही दान करेगा ना। अरे क्लियर है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, जिसके पास OH है वो OH दान करेगा, और जो OH दान करेगा वो ओके। और एक बात, धातु है, धातु है, धातु है, धातु, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये गलत लिख गया भैया, NaOH होना था, NaH लिख गया, गलत लिख गया। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्लियर है? ऑक्साइड कैल्शियम का ऑक्साइड है। ज्यादातर ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अपवाद बताया था हमने आपको एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये उभय प्रकृति का होता है, कुछ अम्लीय कुछ क्षारीय, अपवाद बताया था, ठीक है। क्षारकों के प्रकार, जल में विलेयता के आधार पर प्रबल दुर्बल, वही चीजें छोड़ दीजिए। जल में विलेयता के आधार पर क्षारक छोड़ दीजिए, प्रबल होते हैं, दुर्बल होते हैं, ये आप लोग पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से सीधा आता है पीएच मान, कहां आते हैं? ओके, चलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। अब देखो इसका क्या, CaO, ये बिना बोझा चूना है, बोझा हुआ चूना नहीं भैया, ये गलत टाइप हो गया, ये बिना बोझा चूना है, ओके। CaO, जब इसकी क्रिया H2O से कराएंगे तब बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, ये है बुझा हुआ चूना, और इस बुझे हुए चूने पर क्लोरीन और छिड़क दो, तो बन गया ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन गया? याद आया या नहीं आया? इसे सुधारना है। अब ये करते रहिएगा आप लोग, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, चलिए ये पढ़ते रहिएगा, इनमें ज्यादातर जानकारियां वही हैं, और इनमें समय बर्बाद नहीं करना। ये लिखी इसलिए डिटेल में, कई बार क्या होता है कि एक ही चीज, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं कांस्टेबल का, SI का, आपके लिए साइंस नहीं आना, लेकिन यदि कहीं पर कोई एग्जाम ऐसा आ जाता है जहां पर बहुत ज्यादा साइंस डीप आना है, तो उस समय के लिए इन चीजों को बना के रखा जाता है, ठीक है। चलिए ब्रोस्टन लोरी सिद्धांत, अलग अलग सिद्धांत हैं वही, प्रोटॉन OH, ठीक है वही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक कोरेजिया नहीं पढ़ाया, अम्ल राजत हो, एक कोरेजिया, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक, हाँ उल्टा सुन लीजिए, क्योंकि हमने नाम पहले क्या ले दिया, नाइट्रिक अम्ल का पहले ले दिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बाद में ले दिया,
तो ये हो गया 1:3। और अगर हम पहले कहते हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बाद में क्या कहते, तो हम कहते हैं 3:1। सही है, ठीक। स्वर्णकारों द्वारा सोने वगैरह घोलने के लिए, क्योंकि सोना बाकी चीजों से क्रिया नहीं करता। अब ये लवण जो होते हैं वो अम्ल और उनसे, अब देखो पीएच मान, पीएच मान चूंकि हमें पता है कि हमने अम्ल और क्षार खास तौर पर प्रोटॉन H+ आयन दान करने से निकाला। कौन कितना दान कर रहा है उसके आधार पर निकाला। तो ये 1909 में बनाया गया था। एक लघुगणकीय पैमाना है, हाँ या ना। एक अध्याय पढ़ा होगा गलत में आपने, लघुगणक। 0 आधारित अम्लीयता को, 7 उदासीनता को और 14 सर्वाधिक क्षारीयता को दर्शाता है। अर्थात पीएच मान पर 0 से लेकर 7 के मध्य अम्लीय प्रकृति पाई जाती है और 7 से ज्यादा पर क्षारीय। ओके, ये देखिए अम्लीय पदार्थ हैं, ये देखिए क्षारीय पदार्थ हैं। यहां देखिए लिटमस लाल है यानी अम्लीय है, और यहां देखिए नीला है यानी क्षारीय। ओके, आप ये वाला लिटमस टच करोगे ये लाल में बदल जाएगा तो अम्लीय पदार्थ है। सही है। चलिए, कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान 0 से 1। जठर रस हमारे पेट में जो पाया जाता है। एक बात और सुनिए बहुत ध्यान से, जिसका पीएच मान जितना कम है वो उतना ज्यादा अम्लीय है, वो उतना ज्यादा। जैसे मान के चलिए किसी का पीएच मान 4 है और किसी का पीएच मान 2, तो ये ज्यादा अम्लीय है, ये कम अम्लीय। क्यों? क्योंकि हमेशा क्षारीयता की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया उदासीन। अब ये अम्लीय, कम अम्लीय, और कम और कम और कम और कम, 0। अब ये 0 अम्लीय हो गया। 8 क्षारीय और क्षारीय और क्षारीय और क्षारीय। तो प्लस में जाता है तो क्षारीयता बढ़ती है, कम में जाता है तो अम्लीयता बढ़ती है। ठीक है। जठर रस, जठर रस का है 1.2 से लेकर के 2, यानी ये बहुत ज्यादा हमारे पेट में जठर रस निकलता है, वो बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। इसी कारण आप कुछ भी खा लीजिए, खाने वाली चीज कुछ भी नहीं, यानी लोहा खा लूं, लेकिन उसको पचाने में ये मदद करता है। सिरका, नींबू का रस 2.2 से 3.4, बियर, टमाटर, ये पीना नहीं है आपको। एल्कोहल है, टमाटर 4 से, ओके, देख कॉफी का 4.5 से, अम्ल वर्षा का 2 से 5.6, सामान्य वर्षा का 5.6 से 6, दूध और लार का 6 से, आया ना। यानी यहां पर पॉइंट क्या आया, दूध भी अम्लीय होता है और लार भी कुछ हद तक अम्लीय होती है, हल्की सी अम्लीय, ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि 7 से थोड़ी कम है। अरे क्लियर है। अगर 7 से बहुत कम होती तो हम कहते बहुत ज्यादा अम्लीय है। ओके, तो दूध पूछ लिया जाए अम्लीय होता है या क्षारीय? अम्लीय होता है। और हमारी लार भी, ओके। शुद्ध जल 7, मानव मूत्र एवं रक्त 7.3 से 7, यहां इकट्ठा लिख दिया गया है। एक्चुअली मूत्र का होता है 7 से कुछ कम, 7 से कुछ, अरे क्लियर है। जबकि रक्त का होता है 7 से कुछ ज्यादा। अब ये फाइनल लिस्ट नहीं बताई हमने, अभी ये बताइए एक कैलकुलेट के आधार पर, क्योंकि इनका पीएच मान घटता बढ़ता रहता है। ओके, तो फाइनली जो रक्त है वो हमारा क्षारीय होता है 7.4। कितना होता है? अरे क्लियर है। अब देखो समुद्री जल भी क्षारीय पहुंच गया, बेकिंग सोडा, प्रति अम्ल। चलिए ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहां पर अम्लीय वगैरह के, यहां पर देखो खास तौर पर सुन लीजिए मेरी बात, 2-3 चीजें खास तौर पर याद रखना है। शुद्ध जल का 7, नींबू रस वगैरह का होता 2 के करीब, रक्त का होता 7.4, आया ना। लार का होता है 6.4, ओके।
यानी लार कुछ अम्लीय होती है जबकि रक्त कुछ क्षारीय होता है। ओके, इनमें से ज्यादातर आपको अब नहीं आएगा। अम्लीय और क्षारीय हमने आपको बता दिया। अब बताइए क्या अम्ल और क्षार हमने लगातार केमिस्ट्री के दौरान आपको पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? अब देखिए ये लेक्चर जो लिखा है साल्ट, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक क्लियर है और ये आपको घर से ही पढ़ के आना है। क्यों पढ़ के आना है? क्योंकि यहां पर वही सारी चीजें। अब देखना जरा, साल्ट क्या कहलाएगा? जिसमें आधा क्षार हो, आधा अम्ल हो और फाइनली वो क्या बन जाए? अरे क्लियर है? जैसे आपने पढ़ा, अब देखना जरा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, ये क्षारीय, ये अम्लीय, बन गया साधारण नमक। नहीं बन गया? अरे बन गया है। देखे, समुद्री जल, खारे पानी, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। यहां बर्बाद समय, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम है, ये हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा कहते हैं, लवण है ये। ओके, ये देखिए सोडियम कार्बोनेट, हाँ है ना, ये भी लवण है। नहीं आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो धनात्मक है, कार्बोनेट ऋणात्मक है। अरे क्लियर है? ये कपड़े धोने का सोडा है। नहीं याद आया? पढ़ चुके या नहीं पढ़ चुके? फिर वही बात, इसको पढ़ते रहिएगा। अब देखें, सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं पढ़ चुके? अरे पढ़ चुके या नहीं पढ़ चुके? चलिए छोड़िए, इसमें उत्फुल्लन भी अपन ने पढ़ा था, सोडियम कार्बोनेट। ये देखिए सोडियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, चाहे आप ऐसा लिख दो CaOCl2 लिख दो, चाहे COCl और बाद में फिर Cl2 लिख दो, हाँ है ना, इसी को विरंजक चूर्ण कहते हैं। अब देखो हेमीहाइड्रेट, देखो प्लास्टर ऑफ, नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ा है। तो यहां अब देखो पोटेशियम नाइट्रेट पढ़ा था हमने, तो यहां पर ये यूनिट ऑलरेडी हमारी क्लियर थी। अरे क्लियर है? देखिए ये बहुत अच्छा लेसन आ रहा है। अब देखो, आप यहां से एक क्वेश्चन आता है, यहां से एक क्वेश्चन आता है। ओके, देखिए साइंस में हम किसी भी कार्य को कहते हैं परिवर्तन। क्या कहते हैं? अब चाहे उसका केवल रंग बदले, चाहे केवल उसका आकार बदले, अगर उसका अंदर से परमाणु नहीं बदले, स्वभाव नहीं बदला, जैसे पानी, पानी बर्फ बन गया तो मात्र उसका द्रव से वो ठोस बना है। अभी पहले भी H2O था, अभी भी H2O है। हम इसे कहेंगे भौतिक परिवर्तन। रंग में, आकार में, रूप में, इनमें परिवर्तन हो तो कहलाता है भौतिक। जैसे लकड़ी, अब लकड़ी को अगर हम छील दें, बुरादा बना दें, तो उसके अणु और परमाणु तो वही हैं। हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या कहेंगे? अरे क्लियर है? लेकिन हमारे पास कोयला है, कोयले को तोड़ दो, कोयले को छील दो तो भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर आपने कोयला जला दिया तो कोयले से बन गई राख। पहले मटेरियल कुछ और था, अब मटेरियल कुछ और है। ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन समझ गए? भौतिक परिवर्तन में स्वभाव परिवर्तित नहीं होता, अणु और परमाणु परिवर्तित नहीं होते, मात्र रंग, आकार, अवस्था ये चेंज होते हैं। ठीक है? दो परिवर्तन पाए जाते हैं, भौतिक परिवर्तन हो। यहां से क्वेश्चन आते ही है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ओके, देखते हैं भौतिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिन्हें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं और उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय कहलाते हैं रिवर्सेबल, रिवर्स हो सकते हैं।
क्योंकि पदार्थ वही है। आप दोबारा जा सकते हो। आपने बर्फ से पानी बना लिया, पानी से बर्फ बना सकते हो। आपने पानी से भाप बना दी, भाप से आप पानी बना सकते हो। लेकिन रासायनिक परिवर्तन ज्यादातर अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी ये रिवर्सिबल नहीं होते। ओके, देखते अस्थायी होते हैं, भौतिक उत्क्रमणीय होते हैं। देखें, कुछ समय पश्चात अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं। बर्फ का पिघलना, पानी से भाप का बनना, बल्ब का प्रकाशित होना, पदार्थ का चूर्ण में बदलना। नहीं आ रही बात समझ में? अब बल्ब अभी प्रकाश दे रहा है, स्विच बंद कर दो, बंद हो जाएगा। पहले वो तप्त अवस्था में आ गया था, लाल हो गया बिल्कुल तार उसका, लेकिन अगर आपने लाइट देना बंद कर दिया तो पुनः अपनी वापस अवस्था में आ जाएगा। बदलेगा तो नहीं। अरे क्लियर है? किसी चीज का चूर्ण बना दो, हमने कहा कोयला था, कोयले का चूर्ण बना दो, लकड़ी था, लकड़ी का चूर्ण बना दो, कोई भी पदार्थ हो, लेकिन उसका मटेरियल तो नहीं बदलेगा। काय में आएगा? भौतिक परिवर्तन। जल में शक्कर, नमक का घुलना। एक बात है, आपने जल में शक्कर मिला दी, मात्र शक्कर पहले ठोस थी, अब घुलने के बाद द्रव बन गई है, लेकिन शक्कर अभी भी विद्यमान है। अरे क्लियर है? क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, जिनमें मूल रूप से नए पदार्थ का निर्माण होता है, संगठन बदल जाता है। रासायनिक ये स्थायी होते हैं और अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात परिवर्तन के पश्चात पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। जैसे दूध का हटना, अब दूध से दही बन गया। अब दूध का स्वभाव पहले कुछ और था, लेकिन दही का स्वभाव कुछ, क्या अब उस दही से आप दूध बना सकते हो? अरे क्लियर है? अब देखें, दूध का फटना, दही का बनना, मोमबत्ती का जलना। मोम थी, जल गई। अरे क्लियर है? अब वो वापस उसका स्वभाव नहीं आ सकता। ये देखें, भोजन का पचना, लोहे पर, अरे क्लियर है? लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। क्यों? क्योंकि अब जंग से आप लोहा नहीं बना सकते। ओके, देखते हैं ऐसे प्रक्रम में जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह प्रक्रिया पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, जिसके गुण क्रिया करने वाले पदार्थों से भिन्न होते। नया यौगिक बन गया। नया यौगिक, सीधी बात, रासायनिक क्रिया में बनते हैं यौगिक। और हमने यौगिक के बारे में बताया था कि जब यौगिक बनता है तो अपने अवयवी गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। नहीं बताया था? अरे बताया था। देखे, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, जबकि अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। एक बात और, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। अभिक्रिया में भाग लेकिन उपस्थित रहकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते। अभिक्रिया की दर को उन्हें कहते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? जैसे आपने मोहल्ले में कोई की लड़ाई चल रही हो, वो लड़ते नहीं है लेकिन लड़ाई बढ़ाने में सहायता करते हैं, वो कहलाते हैं उत्प्रेरक। कोई उनसे पूछे तो वो सुरक्षित है, उनको लड़ाई में भाग ना डंडे मारना है ना डंडे खाना है। हाँ, लेकिन दो लड़ रहे हैं, ये कमजोर ना पड़ जाए लड़ने में। अगर इनको लगा कि लड़ाई कम हो रही, फिर कान में जाओ, एक मंत्र फूंक के आओ, लड़ाई तेज। उन्होंने कहा यार यहां से कम पड़ रही तो इनके कान में के आओ। तो कैसे न कैसे लड़ाई कमजोर ना हो, लेकिन वो कभी भी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करते। बस ऐसे ही रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वयं ना अपघटित होते हैं ना भाग लेते हैं। ओके, बस अभिक्रिया की दर को, उदाहरण कल हमने एक क्रिया पढ़ी थी हाइड्रोजनीकरण। क्या पढ़ा दो? हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे थे निकिल की उपस्थिति में। क्या की? वो निकिल क्या कर रहा था? केवल अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा था, जबकि निकिल स्वयं डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, बाद में वो सेफ बचा रहा। ओके, तो क्या आप उत्प्रेरक समझ गए? एक बात और, कई सारी अभिक्रिया ऐसी होती हैं, जैसे आपने पदार्थ मिलाया तो कई सारी ऐसी होती, जैसे ही पदार्थ मिलाया वो क्रिया शुरू। जैसे चूने पर आपने पानी डाला, क्रिया शुरू, आया ना?
कल हमने पढ़ा था फास्फोरस, सफेद फास्फोरस को हवा में लाई क्रिया शुरू। ओके, सोडियम को हवा में लाई क्रिया शुरू। तो ये क्रियाएं बहुत तेजी से होती हैं, लेकिन कई क्रियाएं ऐसी इतनी मंद होती हैं कि उन्हें मिला के रख भी दो। जैसे आपने पानी में शक्कर मिला दी, अब चम्मच से डाल दी, शक्कर अलग दिख रही है, पानी अलग दिख रहा, अभी नहीं घुली, लेकिन आपने चम्मच ली, आपने चलाया, मिल गई। एक्चुअली चम्मच के चलाने से नहीं, चम्मच चलाई तो एनर्जी आई, ऊष्मा, रगड़ के कारण आई ऊष्मा, और उस ऊष्मा की प्राप्ति के कारण अणुओं के बॉन्ड टूट गए और वो मिल गए। यानी कई सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनको यदि आपको मिलाना है तो हीट देना पड़ेगी। अरे क्लियर है? कई सारी क्रियाएं ऐसी है जिन्हें हीट चाहिए, कई सारी क्रियाएं ऐसी है जिन्हें धूप चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। अरे क्लियर है? तो जो सूर्य के प्रकाश में होती हैं वो कहलाती हैं प्रकाशिक क्रियाएं, जो ऊष्मा की उपस्थिति में होती हैं वो कहलाती हैं ऊष्मीय क्रियाएं। क्या कहलाती हैं? तो ऊष्मीय क्रियाएं कैसी होती हैं? वो ऊष्मा लेती है तब क्रिया करती हैं। ऊष्मा लेती है, जरा जोर से बोलो यार, ऊष्मा लेती है तब क्रिया करती हैं, उन्हें कहते हैं ऊष्मा अवशोषी। ऊष्मा अवशोषी, ऊष्मा का अवशोषण फिर क्रिया करेंगे। लेकिन आपने एक बात देखी, हमने चूने पर पानी डाला, हीट बाहर निकली। ओके, इन्होंने ऊष्मा छोड़ी है, हम कहेंगे ऊष्मा छेपी। क्या कहेंगे? हमें आवाज नहीं आ रही है? ओके, जैसे अभी हमने कहा आपसे कि हमने चूने पर पानी डाला, हमने अम्ल में पानी डाला या पानी में अम्ल डाला, ऊष्मा कहां निकली? बाहर। कौन सी क्रिया? ऊष्मा छेपी। क्या कहेंगे? तो कई सारी क्रियाएं ऐसी होती है जिनमें ऊष्मा रिलीज होती है, ओके, हीट रिलीज होती है, और कई सारी क्रियाएं तब होती हैं जब वो हीट को एक्सेप्ट करती हैं। ओके, देखते हैं रासायनिक परिवर्तनों में। चलिए यहां देखें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने कहा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन माने टूटना, वियोजन माने एक पदार्थ कई सारे, जैसे हमने कहा NaCl को तोड़ दो, Na अलग, Cl अलग। जैसे हमारे भोजन हम करते हैं तो हमारे शरीर में जाकर के भोजन टूटता है, कार्बोहाइड्रेट अलग, प्रोटीन अलग, फिर प्रोटीन भी अमीनो अम्लों में टूटेगा, फिर अमीनो अम्ल भी नाइट्रोजन में टूटेगा, तो हमारे शरीर में जाकर हर पदार्थ टूट रहा है, अब घटित हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ टूटता है, जिनमें पदार्थ, वो कहलाती है जैसे पाचन, हमारे पेट में होने वाला पाचन। लेकिन इसका अपोजिट एक क्रिया होती संयोजन क्रिया, एक पदार्थ यहां से आया, एक यहां से आया, दोनों ने मिलकर एक नया पदार्थ बनाया। उदाहरण प्रकाश संश्लेषण, यहां से सूर्य का प्रकाश आया, यहां से पानी आया, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आई, तीनों ने मिलकर बनाया कार्बोहाइड्रेट। तीनों ने मिलकर क्या बनाया? तो दो, इनको रटना नहीं है आपको। अरे क्लियर है? तो दुनिया में जितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें कई प्रकार की होती हैं जो पदार्थों को तोड़ती हैं, हाँ या ना? उन्हें कहते हैं वियोजन या अपघटन। उल्टा संयोजन, यहां पर प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट टूटता। अरे क्लियर है? एक बात, अब इसका नाम बाद में आएगा, ये इसका अपोजिट है। एक आया विस्थापन। क्या होता है? जब कई क्रियाएं ऐसी होती है कि एक पदार्थ वहां से चला जाता है, दूसरा पदार्थ वहां आकर के चिपक जाता है। जैसे अभी हमने कहा था आपसे अम्ल और क्षार, प्रोटॉन दान किया, चला गया, लेकिन उधर से OH ले लिया, यानी रिप्लेस कर दिया। एक दिया है तो दूसरा लिया है, ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। पेपर में आती नहीं है, ज्यादातर पूछी जाती नहीं है, लेकिन इसका बेस क्लियर होगा तो बाकी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनके आधार पर आप आंसर दे पाओगे। देखें, उत्क्रमण अभी बताया था, ऐसी क्रियाएं जो रिवर्स आ सकती हैं उत्क्रमणीय है, जो रिवर्स नहीं आ सकती वो
अब एक कोयला जला दियो, राख बन गया। क्या राख से कोयला बना दोगे? क्या राख से कोयला बना दोगे? अच्छा ये बताइए, लोहे में जंग लग गई, क्या जंग से लोहा बना दोगे? कौन सी हो गई? पक्का? अरे क्लियर है? पानी से बर्फ बना दिया, कौन सी है? उत्क्रमणीय है। देखे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जो जब प्रकाश मिलेगा तभी होंगी, प्रकाश नहीं मिलेगा तो। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण, ओके, क्या कहलाएंगी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ओके। अगला देखते हैं, ऊष्मा क्षेपी एवं, अरे क्लियर है? फिर वही बात, जो ऊष्मा देंगी वो ऊष्मा क्षेपी, जो ऊष्मा लेंगी, ओके। कोई डाउट है? क्वेश्चन आता है भैया, देखें, ऑक्सी अथवा अपचय, ऑक्सीजन जुड़ेगी या ऑक्सीजन हटेगी, आगे बात करते हैं इनके बारे में, ठीक है। चलिए, आता है संयोजन। देखो अभी बताया था, वह टाइप नहीं हो पाया लेकिन आ गया। क्या? संयोजन। दो पदार्थ मिलकर के नया पदार्थ बनाए। संयोजन अभिक्रिया में संश्लेषण भी कहा जाता है। संश्लेषण यानी बनना, संश्लेषण यानी जिसमें दो अलग अलग पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए C-O2 CO2, सिंपल नहीं बना? प्रकाश संश्लेषण खुद अपने आप में एक संयोजन अभिक्रिया है। देखो यौगिक CaO प्लस CH2 CaOH का होल ट्वाइस, नया पदार्थ बन गया, नहीं बन गया? देखें, तत्वों से यौगिक को मत देखो जरा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो रही है, ऑक्सीजन बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। वियोजन, टूटना, अब पदार्थ टूटेगा। अब ये परिभाषा पढ़ने की नहीं है, सीधा आते हैं कैसे टूटते हैं पदार्थ। वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन, विद्युत अपघटन। या तो ऊष्मा पाकर पदार्थ टूटेगा, या प्रकाश पाकर पदार्थ टूटेगा, या विद्युत इलेक्ट्रोड लगाए अपन ने, क्या लगाए? और इलेक्ट्रोड लगाने पर एक में प्लस धारा, एक में माइनस धारा, प्लस वाला अलग, माइनस वाला अलग। ध्यान रखना, अपोजिट जाता है, प्लस वाला हमेशा माइनस की ओर जाता है, माइनस वाला हमेशा, अरे क्लियर है? प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस, माइनस वाला, अरे क्लियर है? हमने दो इलेक्ट्रोड पढ़े थे, कैथोड, कैथोड पर माइनस चार्ज था, एनोड पर, तो जिस पर माइनस चार्ज होगा वो एनोड पर आएगा, और जिस पर प्लस चार्ज होगा वो क्योंकि अपोजिट एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए ऊष्मीय वियोजन, देखें सीधा, ऊष्मा पाकर अपघटित होना। पोटेशियम क्लोराइड को अत्यधिक गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन में, अब देखो ये एक पदार्थ था, इसको ऊष्मा दी तो ये अलग बन गया, ये अलग, दो एक पदार्थ दो में टूट गया। एग्जाम में ऐसा कोई परिभाषा, सॉरी ये नहीं आएंगे समीकरण वगैरह, लेकिन हमें सारा मैटर पता होना चाहिए ताकि हमारा विल पावर ये कहे कि हमें सारा पता है। अगर कहीं से आ भी गया क्वेश्चन तो हमसे बने, ओके। मैं फिर कह रहा हूं, ये केवल कांस्टेबल का कोर्स नहीं है, एक बार पढ़ने के बाद आप कोई परीक्षा दोगे आप हमेशा सफल रहोगे। देखिए, प्रकाश पाकर अपघटन कर दें, ठीक, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन हो जाए, जैसे सिल्वर क्लोराइड। अगर किसी बोतल में सिल्वर क्लोराइड भरा, आपको याद हो जब हम सिल्वर के यौगिक पढ़ रहे थे तो हमने एक लाइन पढ़ी थी कि सिल्वर क्लोराइड को हम रंगीन बोतलों में रखते हैं, पढ़ा होगा आपने। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये एक्चुअली प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है, प्रकाश अपघटन क्रिया दर्शाता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश सफेद बोतल से अंदर जाएगा और ये अपघटित हो जाएगा, ये अलग, ये अलग, और टूट जाएगा ये, और हमारे काम का नहीं रहेगा। इसलिए इसे रंगीन या काली या गहरी बोतलों में रखा जाता है, ओके। चलिए देखते हैं आगे। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन जब विद्युत इलेक्ट्रोड लगाओ, ठीक है, कैथोड लगाओ, एनोड लगाओ, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में एक पदार्थ जाता है, एक पदार्थ आता है, ठीक है। को उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमण बताने की जरूरत तो नहीं है।
चलिए उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय देखें, ये देखो आप चाहो तो N2 से अमोनिया बना दो, अमोनिया से तोड़कर ये बना दो, यानी अमोनिया का बनना और अमोनिया का टूटना उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ये देखो चलिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में जैसे जंग लगना हो गया, ठीक है। देखो ये आ गई प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, सो इसमें सीधा प्रकाश संश्लेषण। देखो कार्बन डाइऑक्साइड पानी है, प्रकाश संश्लेषण, ये ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बन गया, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी हम बता ही चुके आपको, नहीं बताया? बताया है। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा लेंगे तब काम करेंगे। बर्फ कब पिघलेगा? जब ऊष्मा लेगा। पानी भाप कब बनेगा? जब ऊष्मा लेगा। तो ये सारी क्रियाएं हो गई ऊष्मा शोषी। क्या हो गई? देखो ठोस लवणों का पिघलना, कोई पदार्थ है जैसे लोहे को पिघलाना है, तो लोहा जब ऊष्मा लेगा तो पिघलेगा। अरे क्लियर है? तो ठोस का द्रव में पिघलना अपने आप में एक ऊष्मा शोषी। नहीं आ रही बात समझ? देखो अब ऊष्मा क्षेपी दहन क्रिया, चाहे कोयला जले, चाहे पेट्रोलियम जले, चाहे लकड़ी जले, जब वो जलती है तो ऊष्मा लेती है या देती है? अरे क्लियर है? तो जितने सारे पदार्थ, जैसे हमारे शरीर में भोजन पचता है तो भोजन एक प्रकार का दहन होता है और उससे ऊष्मा एक्चुअली निकलती है, ना कि ऊष्मा लेता है। ठीक, कार्बन ऑक्सीजन के संयुक्त से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अभी आप लोग थोड़ा सा पढ़ते रहना। तो ऑक्सीजन, यदि इसके विरुद्ध किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी, इलेक्ट्रॉन, ये आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए दैनिक जीवन में संचरण बता चुके थे, संचरण बता चुके थे, धातुओं का संचरण अभिक्रिया, ठीक है। चांदी भी मलिन पड़ जाती है, तांबा भी मलिन पड़ जाता है, रोकने की विधियां, ये सारी चीजें हो चुकी थी। एक्चुअली डबल कॉपी हो गया है, ठीक है। ठीक, हाँ एक बात और, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाले कारक। अब देखो नहीं मालूम हमें कारक कौन कौन है। हमने दो प्रोडक्ट को मिलाया, हमने दो प्रोडक्ट को, अब देखना कौन कौन चीजें हैं जो आपकी अभिक्रिया को दर को बढ़ा सकती हैं और घटा सकती हैं। जैसे नंबर एक, सबसे पहली बात तो उत्प्रेरक। जरा आवाज दमदार देना यार, 15 मिनट बाकी है अभी। ओके, तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है उत्प्रेरक, पहली बात। दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा ऊष्मा। अरे क्लियर है? ये तक तो हमें पता है कि ऊष्मा दोगे तो अभिक्रिया तेज हो जाएगी, सूर्य का प्रकाश चलेगा ऊष्मा तेज हो, सॉरी प्रक्रिया तेज हो जाएगी, ये सब हो गया। अब आते हैं टेम्परेचर, प्रेशर और एरिया, इनका क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि टेम्परेचर तो हमें पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ाया तो अभिक्रिया बढ़ेगी, ये बात तय है। अब प्रेशर, अगर दबाव बढ़ाओगे, दो पदार्थ मिलाया और दाब बढ़ाया, तो दाब बढ़ने से जो अणु पास नहीं आ रहे थे वो प्रेशर के कारण अणु का आ गए, पास में आ गए, यानी दाब बढ़ाने पर भी क्रिया बढ़ती। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात आती है एरिया। अब देखना जरा, आपने एरिया कम दे दिया, जैसे एक परखनली दे दिया आपने, ठीक। अब यहां पर कोई प्रोडक्ट नीचे तक भरा है, आपने इससे ऊपर से प्रोडक्ट डाला, तो आप ये बात देखिए, ये रटने की नहीं समझने की, ये मात्र क्रिया यहां होगी। एरिया छोटा है, अब यही आप बर्तन बड़ा ले लेते तो ये पूरा फैला होता, और जब आप दूसरा प्रोडक्ट डालते तो इसके ऊपर पूरा फैला होता। तो अब देखिए क्रिया यहां से यहां तक पूरे में होती, यानी क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी क्रिया की दर बढ़ जाती। ये हमने संक्षेप में बता दिया। यही सारी चीजें उत्प्रेरक कहलाते हैं। गैसीय अभिकारकों का दाब एवं ठोसों पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना, अभिक्रिया की दर बढ़ा। देखो दाब बढ़ा दो और क्षेत्रफल बढ़ा, हाँ ना? नहीं बताया? और हमने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया आपको, ताकि अगर कभी पेपर में आ जाए कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया, तो आपको रटना ना पड़े कि बढ़ेगी कि घटेगी। अरे भैया प्रेशर बढ़ाएंगे तो अणु पास पास आएंगे, जो क्रिया नहीं हो रही थी वो क्रिया होगी। नहीं आ रही बात सुन। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया
होगी, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया होगी। नहीं आ रही बात सुन, रटना तो नहीं पड़ेगा अब। ओके चलिए, आप लोग नाराज से नजर आ रहे हैं। चलिए ये सारी चीजें हो चुकी हैं। देखिए इनका सार मैं आपको सीधा बता देता हूं, ठीक है, ये आप लोग पढ़ते रहिएगा। जहां हमने रटना नहीं बताया वहां जबरदस्ती का आप रटिएगा नहीं, ठीक है। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक देखते हैं कौन कौन सा दिया, ग्लूकोज दिया है। यहां थोड़ा सा रोक लेते हैं हम, 1 मिनट। कार्बनिक यौगिक कहां से आए हैं ये, ग्लूकोज, यूरिया, नाइट्रोबेंजीन, डाइक्लोरो, अश्वु गैस। ये कराएंगे कल। देवी ये लगातार लेक्चर 1 बन गया है, इसके 2 भाग करो। हाँ तो इसको कार्बनिक वाला अलग करो, ठीक है, और अकार्बनिक वाला अलग करो। यहां से देखो ये बनाए ना अपन ने, तो ये अभिक्रियाओं की दर वगैरह वाला मैटर अलग, और देखो यहां से भैया थोड़ा शांत रहेंगे आप लोग, यहां से कार्बनिक वाला टोटल अलग कर दो, तो ये क्रियाएं हो जाएंगी क्या अलग। 2 लेक्चर बनाना है, ठीक है। और इसके बाद मात्र 1 लेक्चर बचा है आपका रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ का ये वाला करा देंगे आपको, रेडियो एक्टिव था, ठीक है, कैसे पदार्थों से अल्फा बीटा किरणें निकलती हैं, ठीक है। और कल हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर हो जाएगा खत्म। सारे लोग ध्यान से सुन लें, कल आपका केमिस्ट्री का लेक्चर खत्म होते ही जब आप यहां से जाएं तो आप टेस्ट बन चुका है, लगभग 300 क्वेश्चन है। 300 क्वेश्चन हमने वो बनाए हैं जहां से कोशिश ये है कि कोई भी एग्जाम आप दोगे क्वेश्चन आने की वहीं से संभावना है, पूरा निचोड़ के रख दिया हमने। वो पेपर आप घर ले जाओगे, फोटोकॉपी का पैसा आप ही को देना है, क्योंकि इतनी ज्यादा फोटोकॉपियां होती है उसमें कि हम अपने जेब से पैसा नहीं दे सकते, तो फोटोकॉपी का पैसा आपको ही देना है। और आप उसे, लेकिन कल हर स्टूडेंट उसे कल ही ले जाएगा। संडे को आपकी क्लास लगेगी इस बार, हम बाकी कहीं और, क्योंकि अगले हफ्ते हो सकता है बीच में हमें कहीं बाहर जाना पड़े, तो 1 दिन आपका बच जाए, संडे पढ़ा देंगे। अगर किसी दिन जाएंगे तो कम से कम अपने 2 दिन बर्बाद नहीं होंगे। तो संडे को इस बार आपकी क्लास लगेगी। आज शुक्रवार है ना, शनिवार को कल हर स्टूडेंट वो टेस्ट घर लेकर के जाएगा। घर ले जाने के बाद आप उसके सारे आंसर पेपर में ढूंढोगे, किताब में ढूंढोगे, आप अपने नोट्स में ढूंढोगे, और वो 300 क्वेश्चन आप हल करके लाओगे। फिर जब आप यहां आओगे तो हम यहां पर स्लाइड चलाएंगे, आपका टेस्ट लेंगे 300 क्वेश्चन का मात्र 2 घंटे के अंदर। आपको ज्यादातर आंसर पहले से पता होंगे क्योंकि आपको हमने ढूंढने के लिए दे दिए हैं, हमने पढ़ाए हैं। आप दोस्तों के साथ बैठो, ग्रुप बनाकर बैठो, लेकिन सही आंसर निकालो, ओके। और यहां पर आकर आप टेस्ट देंगे और आपको यह पता करना है कि आखिर आपने कितने क्वेश्चन सही करे। फिर जैसे आप यहां से घर जाने लगेंगे तो हम आपको उसकी रियल आंसर कॉपी दे देंगे, तो आप जाकर के मिला सकते हैं कि हमने कितने आंसर सही दिए थे, कितने आंसर गलत थे। तो कल आप यहां से टेस्ट लेकर ही जाएंगे। और कल हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर फाइनली केवल रेडियो एक्टिव वाला बचा है, सो कल हम ये खत्म करा देंगे। कोई और दिक्कत? अच्छा ईमानदारी बताइए, 2 मिनट बात कर लें हम आपसे। कितने लोग घर में युद्ध स्तर पर रिवीजन कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं? मिश्रा जी इतना हाथ दर्द कर रहा है आपका, रिवीजन नहीं कर रहे, या तो आप रिवीजन नहीं कर रहे या हाथ दर्द कर रहा है, नीचे कर लो। कितने लोग हैं जिनकी भुजाओं में अच्छी ताकत है? यंग हो ना, बूढ़ा आदमी भी 1-2 मिनट के लिए कर सकता है। इतने जल्दी नीचे हाथ कर लेते हो यार, हम काउंट ही नहीं कर पाए। अब कोई एक्स्ट्रा मशीन तो है नहीं कि यहां से स्कैन किया वापस पर काउंट कर रहे। कितने लोग, और एक बात, मेरा आंसर देने के पहले
सबसे पहले ये देखा करो, एक शब्द सुना होगा हमने कई बार आप लोगों से कहा, स्मार्ट। स्मार्ट व्यक्ति कौन होता है? स्मार्ट व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनने वाला नहीं होता, अच्छे जूते पहनने वाला नहीं होता। स्मार्ट व्यक्ति वो कहलाता, स्मार्ट का मतलब है ऑन द स्पॉट काम करने वाला। जो ऑन द स्पॉट काम करके जानता है उसको बोलते हैं स्मार्ट। ओके, जब जो काम कहा जाए वो करे। चलिए अब बताइए, घर में कितने लोग युद्ध स्तर पर बिल्कुल नौकरी पाने के लिए चाहे कितने घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, लेकिन डेली अपना वर्क निपटा रहे हैं, वो हाथ ऊपर करें। कर रहे हैं आप लोग? नीचे कर लीजिए। एक बात और, मैं अपनी मेहनत कंप्लीट कर रहा हूं, पूरा कर रहा हूं। आगे आपकी मर्जी है। अगर आप घर में वास्तव में रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको इन चीजों का फल पॉजिटिव मिलेगा। और यदि आप सोच रहे होंगे कि अभी हम पढ़ लेंगे, हमारे पास समय नहीं है, तो फिर आप जाने, आप तैयार रहिएगा बस रिजल्ट के लिए। मेहनत करोगे पॉजिटिव रिजल्ट के लिए तैयार रहना, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो हमारी मुलाकात अभी 3 बजे होगी। कहीं जाना तो नहीं आपको? जाना है। ये हमें पूरा केमिस्ट्री आज आपका होमवर्क है। न्यू ईयर में सुन लीजिए, कहीं नहीं जाना है आपको, क्योंकि कल से बायो शुरू हो जाएगी। ये खत्म और बायो का लेक्चर चालू हो जाएगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। टेस्ट देने के पहले, यानी टेस्ट कल मिल जाएगा आपको, कल आपके हाथों में टेस्ट आ जाएगा। कल तक केमिस्ट्री का जो नोट्स हमने दिया है, आज घर पहुंचते ही एक एक लाइन कल आने के पहले क्या हो जाए, खत्म। ओके, क्लियर है? परसेंटेज का अध्याय कितने लोगों ने रिवाइज कर लिया है, कंप्लीट किया है? कंप्लीट किया है। आज हम दिन में 3 बजे एक टाइप बचा हुआ है, काय का? परसेंटेज का बचा है, 10वां टाइप अपना बचा हुआ है। तो आप बताएं, दिन में 3 बजे करा दें या कल करा दें सुबह? कल करा दें। आज केमिस्ट्री रिवाइज करोगे? आज केमिस्ट्री रिवाइज करोगे? कल तक आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहां से एक भी क्वेश्चन ऐसा ना आए जो आपसे ना बने। कल 2 चीजें हमें पढ़ना है, कुछ कार्बनिक पदार्थ, कहीं ग्लूकोज के बारे में, कहीं क्लोरोफॉर्म के बारे में, कहीं मीथेन के बारे में। ठीक है, और बाकी के हम पढ़ेंगे जो नाभिकीय रिएक्टर है। लेकिन कल का कोर्स हमारा इतना बड़ा नहीं है, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो कल बाकी 1 घंटे में हम आपका जो 10वां टाइप बचा हुआ है वो खत्म करा देंगे। तो कल हम आपको दे देंगे टेस्ट। तो संडे को हमारा 3 घंटे, 2.5 घंटे, जितना भी समय लगे, पूरे 300 क्वेश्चन हम यहीं पर बैठकर हल करेंगे कि आखिर आपने इस वाली साइंस में क्या पढ़ा। अगर ये पेपर आता तो आपसे बनता या नहीं बनता। ओके, आप लोग जा सकते हैं।